Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our lecture number 2. Basically section 1 का ये lecture 2 है. इसका जो FPSC की heading है वो है Understanding Criminology और इसमें हम discuss करेंगे कि definition of meaning of criminology, criminology और criminal law कैसे related हैं, crime क्या है, तो सोशल प्रॉब्लम, क्राइम और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे हम, डेवियंस, सिन और वाइस को डिस्कस करेंगे. यही हमें एफपीएससी ने कहा है. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसमें हम क्राइम, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ क्राइम? बेसिकली क्राइम होता क्या है? हम अगर क्राइम को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि क्राइम एक सोशल हार्म है जिसको पनिशेबल कर दिया है किसने? लॉ ने. क्राइम को हम कह सकते हैं कि क्राइम मीन्स वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग पीनल कोड ऑफ द कंट्री. आपकी कंट्री में कुछ चीज़ें क्राइम होती हैं अगर वो आपके पिनल कोड को वायलेट कर रही हों. जैसे कुछ कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें क्राइम नहीं होती लेकिन कुछ जगहों पे होती हैं. जैसे कि हम अगर कहें कि एक बंदा है वो इटली में रहता है, ठीक है, वो अगर उसने कोई पेट रखा है लेकिन वो उसको वॉक पे नहीं लेके जाता तो ये उसकी कंट्री के मुताबिक क्राइम है. लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अपने पेट्स को बाहर लेके जाना वरना ये क्राइम होगा. इसी तरह अगर आप लेबनान में रहते हैं वहाँ पे पेट को बाहर लेके जाना इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन अगर आप रेप करते हो या चोरी चकारी करते हो तो वो क्राइम है. इसीलिए कहते हैं कि जो क्राइम है वो आपके पिनल कोड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है. हम कह सकते हैं कि जो क्राइम है वो एक एक्ट होता है जो कमिट किया जाता है इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ईदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट. तो ये ब्लैकस्टोन से हमने डेफिनेशन बताई है और ये वही इसमें आप अपनी जो एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि इटली में पेट्स को बाहर लेके जाना ना अगर कोई लेके जाए तो वो क्राइम में आता है, लेकिन पाकिस्तान में या लेबनान में या सीरिया में ये क्राइम नहीं है, वहाँ पे और चीज़ें क्राइम होती हैं. क्राइम की डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्राइम कि किस किस तरह के क्राइम होते हैं. बेसिकली दो मेन तरह के क्राइम्स होते हैं. एक होता है माला इंसा, इसका मतलब होता है रॉन्ग इन इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मर्डर, कि आपने एक क्राइम है जो गलत ही है. और एक क्राइम होते हैं माला प्रोहिबिटा, जो प्रोहिबिट से निकला है वर्ड, जिसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय द स्टैट्यूट, मतलब प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. फॉर एग्जांपल काइट फ्लाइंग, जैसे कि कभी जब बसंत या इस तरह का कोई इवेंट होता है हमारी कंट्री में तो जो काइट फ्लाइंग है वो भी एक क्राइम है. अब बेसिकली काइट फ्लाइंग एक क्राइम है नहीं, लेकिन क्योंकि लॉ में ये क्राइम है तो अब ये एक क्राइम है क्योंकि ये प्रोहिबिट किया गया है आपकी कंट्री में. अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. क्या एलिमेंट्स है क्राइम के? एक्शन, जिसको हम एक्टस रियस बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्रिमिनल एक्शन, क्रिमिनल. उसके बाद सेकंड इसका जो एलिमेंट है वो है क्रिमिनल इंटेंट, कि आपकी इंटेंशन होना, इसको हम बोलते हैं मेंस रिया, एक्टस रिया और मेंस रिया. उसके बाद जो थर्ड है वो है कॉजेशन, कि कॉज भी होना चाहिए क्राइम. और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है कंकरेंस. अब हम बेसिकली इन चार जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है इनको डिस्कस करते हैं. तो अगर हम एक्टस रियस को डिस्कस करें तो एक्टस रियस का मतलब होता है क्रिमिनल एक्शन. जो क्राइम का कंसेप्ट है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है. जो एंशिएंट और मिडीवियल एजेस थी वहाँ पे बेसिकली कहा जाता था कि जो बेसिकली एक्टस रियस है ना वो ही इनफ है क्राइम को, क्रिमिनल को कोई सज़ा देने के लिए, कि अगर किसी ने एक्टस रिया, किसी ने कोई क्रिमिनल एक्शन किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, दैट्स इट. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं है. मॉडर्न टाइम्स में हम हर क्राइम के लिए चार चीज़ों को देखते हैं. अगर ये चार चीज़ें किसी बंदे के क्राइम में नहीं हैं, चारों इकट्ठी नहीं है, तो फिर वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर हम उसको कम सज़ा देंगे. तो एक्टस रियस का मतलब होता है एक्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कत्ल कर दिया तो ये एक्टस रियस है, मुझे अब कत्ल की सज़ा मिलेगी, दैट्स इट. लेकिन अब जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो एक्टस रियस पे सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता. वो कहता है कि अब हम एक्टस रियस के साथ क्रिमिनल इंटेंट भी देखेंगे, जिसको मेंस रिया बोलते हैं, कि क्या उस क्रिमिनल की एक्शन में की क्या इंटेंशन थी इस एक्शन को करने की. अब बेसिकली जो मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मतलब जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉ है, उसमें जो फर्स्ट केस था जहाँ पे मेंस रिया को अप्लाई किया गया वो था आर वर्सेस फॉकनर केस, जो कि 1877 में हुआ. फॉकनर बेसिकली एक सेलर था जो एक दिन वापस आ रहा था अपनी एक शिप पे और उसने एक रम की जो बोतल थी, जो एक मतलब ड्रिंक था, उसको उसने चुराया. और लेकिन उस वक्त क्या हो गया कि उसने उसको जलाने के लिए माचिस जलाई और उससे क्या हो गया कि आग लग गई और पूरी शिप जल गई. अब बेसिकली अगर एक्शन की बात करें तो उसने पूरी शिप जलाई, उसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए थी. लेकिन हम ये कहेंगे नहीं, उसमें मेंस रिया तो था ही नहीं क्योंकि उसकी इंटेंशन चोरी की थी, शिप जलाने की नहीं. तो उसको किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया? आर्सन के लिए, जलाने के लिए. और उसके अलावा उसको जो था वो चोरी के लिए भी चार्ज किया गया.
लेकिन बाद में अपील की गई और अपील के बाद उसका जो चार्ज था आर्सन का, जो शिप जलाने का चार्ज था, वो उसके ऊपर से उतार लिया गया और उसको सिर्फ चोरी की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि उसके क्राइम में मेंस रिया, क्रिमिनल इंटेंट जो था वो एब्सेंस था। तो अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे। जो थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो है कॉजेशन, जिसमें हम आर वर्सेस वाइट को डिस्कस करेंगे। ये केस 1910 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो इसमें ये कहा जाता है कि आपके, चलो आपने एक्शन भी किया, आपकी इंटेंशन भी थी, किसी को मारने की इंटेंशन भी थी, लेकिन क्या आपके मारने से वो मरा या किसी और वजह से मरा? अगर आपके क्राइम से कॉजेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब इसमें हम ये ऐसे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये जो लॉ था ये तब इमर्ज हुआ जब एक केस रिपोर्ट हुआ आर वर्सेस वाइट का 1910 में। बेसिकली जो मिस्टर वाइट थे, इन्होंने एक प्लान बनाया कि वो अपनी जो माँ है उनको मार देंगे पॉइजन डाल के उनके मिल्क में, और बेसिकली जो उसकी जो मदर थी वो सोने से पहले दूध पीती थी। तो अब वो जो मिस्टर वाइट थे उन्होंने क्या किया कि कुछ जो था उन्होंने मिला दिया दूध में और वो अपनी माँ को दे दिया, लेकिन उस दिन उसकी माँ ने वो दूध नहीं पिया। मतलब उन्होंने सिर्फ 1 या 2 सिप ली, लेकिन इतना नहीं पिया कि जिससे डेथ हो सकती। मतलब उस दिन उन्होंने वो दूध स्किप कर दिया, लेकिन स्टिल उसकी मदर को उसी रात किसी वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो अब बेसिकली जो मिस्टर वाइट थे उनको जब ये केस रिपोर्ट हुआ तो उनका क्रिमिनल इंटेंट भी था मारने का, और उनके अंदर एक्टस रियस भी थी कि उन्होंने जहर डाल भी दी, लेकिन स्टिल उनको सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके क्राइम में कॉजेशन मिसिंग थी। उस बंदे ने जहर डाली, उस बंदे की इंटेंशन भी थी, लेकिन उस जहर से उसकी मदर की डेथ नहीं हुई। उसकी मदर की डेथ हुई हार्ट अटैक से, फोरेंसिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं। तो इस वजह से फिर उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज किया गया। तो बेसिकली इसके जो क्राइम है उसमें एक्ट्रेस रियस भी है, मेंस रिया भी है, लेकिन कॉजेशन नहीं थी। इसी तरह जो फोर्थ एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो है कंकरेंस। कंकरेंस का आपको मतलब पता है ना कि इकट्ठे होना। अब ये जो पहली दफ़ा सामने आया वो था आर वर्सेस शेरी केस। जो शेरी है उन्होंने डिसाइड किया कि अपने हस्बैंड को किल कर देंगी, मार देंगी हैंडगन के ज़रिए, और उन्होंने ये वाला प्लान अपनी दोस्तों से भी डिस्कस किया। कुछ दिन बाद वो अपनी कार ड्राइव कर रही थी और जब उनके हस्बैंड एक्सीडेंटली उनके सामने आ गए और वहाँ से उनकी डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में। लेकिन अब देखें, इस केस में उसकी बीवी की इंटेंशन भी थी, उसकी बीवी ने एक क्रिमिनल इंटेंट भी किया, मतलब उसकी ड्राइविंग से ही उस बंदे की जान गई, और कॉजेशन भी है कि डेथ हो भी गई। क्रिमिनल इंटेंट भी है, एक्टस रियस एक्शन भी है, कॉजेशन भी है क्योंकि कॉज भी हो गया, लेकिन कंकरेंस नहीं है। कंकरेंस कैसे नहीं है? क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपने बंदे को गोली मार के मारेगी, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक्सीडेंट के थ्रू मर गया। तो अब क्या है, इसमें कॉजेशन भी है, एक्टस रियस भी है, मेंस रियस भी है, लेकिन कंकरेंस नहीं है। जैसे उसने सोचा था वैसे वो डेथ नहीं हुई, तो इसी वजह से उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया, बल्कि उसको एक्टस रियस, मेंस रियस और जो उसका जो अटेम्प्ट टू मर्डर है या प्लानिंग टू मर्डर है उसके लिए उसको चार्ज किया गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, क्योंकि FPSC हमें कहता है कि आप क्राइम, क्रिमिनल, क्रिमिनलिटी डिस्कस करें। हम ऑलरेडी क्रिमिनोलॉजी का एक जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इट्स जस्ट अ रिवीजन। बेसिकली हमने यही डेफिनेशन डिस्कस की थी एडविन सदरलैंड की, कि क्रिमिनोलॉजी एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसमें हम रिगार्ड करते हैं क्राइम को एज अ सोशल फिनोमिना, और इसके स्कोप के अंदर आता है द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉज एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडविन सदरलैंड जो हमारे इंटरेक्शनिस्ट स्कूल है सोशोलॉजी का, उसके बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं, और क्रिमिनोलॉजी में इनका जो फेमस काम है उनमें वाइट कॉलर क्राइम्स और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरीज शामिल हैं। अगर हम क्रिमिनोलॉजी का स्कोप डिस्कस करें तो हमें पता है कि क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में अंदर क्राइम, रिस्पॉन्सेज, कॉजेज और प्रिवेंशन ये सब कुछ आता है। क्रिमिनोलॉजी है उसमें हम डिस्कस करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को, डेवियंस को। डेवियंस क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ है, उसे डेविएट करना इज डेवियंस, और सोशली डिसअप्रूव्ड बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। क्रिमिनोलॉजी का स्कोप ये है कि इसमें हम चाइल्ड डिलिंक्वेंसी को डिस्कस करते हैं, और क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉ एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रिमिनोलॉजी में बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम इसमें ये भी डिस्कस करते हैं, ये भी स्टडी करते हैं कि जो बंदा है, जो एक क्रिमिनल है, उसने जो क्राइम कमिट किया, क्या ये उसके अंदर ऑलरेडी वो इंक्लाइन टू कमिटेड क्राइम था क्योंकि उसके जीन्स में ये चीज़ है, या उसने कोई और फैक्टर्स हैं।
इसी तरह हम इसमें क्रिमिनलिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, पेनोलॉजी को, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि क्रिमिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन वेयर कंट्रोल ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी की ये भी इंपॉर्टेंस है कि ये हमें एक थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करती है क्रिमिनल लॉ की इनैक्टमेंट के लिए, कि आपने कैसे क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। या हमें रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स के बारे में बताती है, जिससे हमारी सोसाइटी ज़्यादा पीसफुल बन सकती है। ये हमें प्लानिंग, ऑपरेशन, इवैल्यूएशन और रिवैम्पिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताती है कि कैसे आपको लॉज बनाने चाहिए। क्रिमिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस इन द रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर्स। क्रिमिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स इंस्टिलिंग क्रिमिनल बिहेवियर। के हमें पता चलता है कि किन वजह से सोसाइटी में क्रिमिनल बिहेवियर ज़्यादा हो रहा है, फिर हम उनको इरेडिकेट करते हैं। ये हमें हेल्प करती है क्रिमिनोलॉजी इन द स्टडी ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड मेजर टू एड्रेस द सेम, कि हमारे जो जुवेनाइल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो ये क्राइम्स ना कमिट करें। क्रिमिनोलॉजी की स्टडी से हमें ये सब कुछ पता चलता है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होने की ज़रूरत है ताकि हमारी सोसाइटी से भी जो क्राइम है वो ख़त्म हो जाए। Now we will move on to our third part, which is crime versus deviance, crime versus sin, crime versus vice. अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्राइम, डेवियंस, सिन, वाइस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन CSS 2022 में मेरे पेपर में भी आ चुका है, जिसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना था क्राइम और डेवियंस को, क्राइम और सिन को, क्राइम और वाइस को। बहुत सिंपल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्राइम क्या होता है? क्राइम का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ। हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि क्राइम क्या है। आपके जो एग्जिस्टिंग पिनल कोड है, जब आप उसको वायलेट करते हैं तो वो क्राइम होता है। लेकिन डेवियंस क्या होती है? डेवियंस का मतलब होता है कि अगर आप अपनी सोसाइटी के सोशल रूल्स, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स और अपनी सोसाइटी के कन्वेंशंस को से डेविएट करेंगे तो वो डेवियंस है। फॉर एग्जांपल हमारा कल्चर है कि हमने शादी का एक तरीका है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें निकाह का एक तरीका है, उसमें मेहंदी होती है, बारात होती है, वलीमा होता है। अगर आप उस चीज़ों को वैसे नहीं करेंगे, किसी और तरह से करेंगे, लेकिन वो क्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे निकाह अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक क्राइम भी है, क्योंकि हमारा पीनल कोड निकाह के बारे में और शादी के बारे में बहुत क्लियर है। तो वो अगर आप नहीं करेंगे तो इट विल बी अ क्राइम। लेकिन अगर आप अपनी जो शादी है उसकी रसूमात, उसका तरीका कुछ भी चेंज कर ले, मेहंदी ना करें या सोसाइटी के अगेंस्ट चले जाएं या बहुत ज़्यादा लोगों को जमा करके ना करें, जैसे कि कुछ लोग आज के पॉजिटिव स्टेप्स लेने की कोशिश करती हैं या कुछ अगर नेगेटिव तरीके से भी, तो वो जो आप अपनी सोसाइटी के सोशल नॉर्म्स को वायलेट करते हैं वो डेवियंस होती है, क्राइम नहीं। इसी तरह हम कहते हैं कि क्राइम जो होते हैं वो हमेशा पनिशेबल बाय लॉ होते हैं, लेकिन डेवियंस नहीं, क्योंकि डेवियंस में लॉ का जिक्र नहीं होता। इससे क्या होता है कि आपको सोशल सैंक्शंस और स्टिग्मास फेस करने पड़ते हैं। आप सोसाइटी, एक लड़की है, हमारी जो कानून है वो ये कहता है कि आप शादी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन नहीं करना चाहते तो इट इज़ नॉट अ क्राइम टू नॉट गेट मैरिड। लेकिन अगर कोई लड़की शादी ही नहीं करती तो सोसाइटी के नज़र में वो एक सोशल डेवियंस है, और उससे क्या होगा, उस पर सोशल सैंक्शंस और स्टिग्मास फेस करने के चांसेस हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं है, तो वो डेवियंस है। इसी तरह अगर हम क्राइम को डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि ये सेम होती है बिटवीन सोसाइटीज़, लेकिन इसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं। लेकिन डेवियंस हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे कि पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या अब नॉर्मल है, ये हमारी सोसाइटी डिस्कस करेगी। इंडियन सोसाइटी में क्या चीज़ नॉर्मल है, वो इंडियन सोसाइटी, हर सोसाइटी टू सोसाइटी जो सोशल नॉर्म्स होती हैं वो डिफ़र करती हैं, लेकिन लॉ मोस्टली हर सोसाइटी में, अब जैसे चोरी तकरीबन हर सोसाइटी में ही एक क्राइम है, रेप हर सोसाइटी में ही एक क्राइम है, मर्डर हर सोसाइटी में ही एक क्राइम है, रॉबरी हर सोसाइटी में ही एक क्राइम है। तो क्राइम बेसिकली जो काफ़ी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें सेम भी होता है, लेकिन डेवियंस हर सोसाइटी वेरी करती है। इसके अलावा जो क्राइम होता है वो होता है एजेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या होते हैं, पुलिस और जुडिशरी। और जो डेवियंस के लिए एजेंट ऑफ कंट्रोल है वो है सोसाइटल प्रेशर, कि अगर कोई बंदा डेविएट नहीं कर रहा तो वो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ही नहीं डेविएट करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्राइम और सिन को। क्राइम एक लीगल प्रोपोजिशन है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिन क्या है? सिन का जो ओरिजिन है वो रिलीजन से आता है। सिन का मतलब होता है गुनाह। क्राइम इज़ नॉट अ गुनाह, क्राइम इज़ द वायलेशन ऑफ योर पीनल कोड ऑफ द कंट्री। इसी तरह क्राइम किस वजह से होता है? जब आप लॉ को वायलेट करते हैं। लेकिन सिन कब होता है? जब आप अपने रिलीजियस रूल्स को वायलेट करते हैं। इसी तरह
क्राइम में हम देखें तो क्रिमिनल इज पनिश्ड बाय द स्टेट, लेकिन सिन में क्या होता है, अ सिनर इज पनिश्ड बाय द गॉड, यही परसेप्शन है। क्राइम में हम डिस्कस करें तो जो रेमेडी फॉर क्राइम है वो पनिशमेंट है, लेकिन सिन में क्या है, रेमेडी फॉर सिन इज पेनेंस, के अब आप जहन्नुम के डर से या अल्लाह ताला के सामने नादिम होने के खौफ से गुनाह छोड़ सकता है, और इसकी कोई तरीका नहीं है। इसी तरह अगर हम क्राइम वर्सेस वाइस को डिस्कस करें, वाइस का मतलब होता है बुराई। क्राइम क्या होता है, जितने भी क्राइम्स होते हैं वो लॉ के अगेंस्ट होते हैं, इसीलिए ही उनको क्राइम कहते हैं। यही क्राइम की डेफिनेशन है कि अगर लॉ नहीं होगा तो क्राइम भी नहीं होगा। लॉ जिस चीज़ को क्राइम कहता है वही क्राइम होता है, लेकिन वाइसेस जो होते हैं वो अगेंस्ट द लॉ नहीं होती, वो सिर्फ एक बुराई होती है। क्राइम में क्या होता है कि जो हार्म की है वो इन्फ्लिक्टेड होता है ऑन समवन और समथिंग एल्स, कि क्राइम में आप किसी ना किसी बंदे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वाइस जो बुराई है उसमें हम जो हार्म है वो अपने आप को ही पहुंचाते हैं। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, अगर हम बुग्स रख रहे हैं, अगर हम गीबत कर रहे हैं, या अगर हम दो बंदों की लड़ाई करवा रहे हैं, तो उसमें हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि हराम है, तो वो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे क्राइम को कोई ताल्लुक नहीं है। उस हो सकता है सोसाइटी को उस बात का पता भी ना हो, तो वो डेवियंस भी नहीं है, लेकिन वो एक बुराई है और उसका नुकसान सिर्फ हमें ही हो रहा है। इसी तरह जो क्राइम होता है उसको जज करती है स्टेट अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ, लेकिन जो वाइस होता है वो असेस्ड बाय द पर्सन कमिटिंग इट और द पीपल अराउंड हिम ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। तो जो बुराई है उसको या तो जो बंदा वो बुराई कर रहा है उसको खुद वो उसको जज करता है, या उसके आसपास के लोग हैं, उसके घर के लोग, उनको पता चलता है कि इसमें ये बुराई है। तो बेसिकली ये है क्राइम, डेवियंस, सिन एंड वाइस। तो आपने इसके बारे में क्लियर रहना है, और इस तरह आए क्वेश्चन तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। अब इसी तरह हम जो फोर्थ सेक्शन है हमारे लेक्चर 2 का वो है क्रिमिनल लॉ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ क्रिमिनल लॉ। तो बेसिकली एक बहुत ही फेमस एक प्रोवर्ब है, नलम क्रिमन सीने लेगे, नो क्राइम विदाउट लॉ। कोई भी चीज़ क्राइम नहीं है अगर लॉ ना हो। जब लॉ कह देता है ना कि ये करना गलत है, तो तब से वो क्राइम बन जाता है। अगर लॉ ना होता तो क्राइम भी ना होता, हर चीज़ जस्टिफाइड होती। इसकी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ दैट एन इम्प्यूटेड ऑफेंस मस्ट कोरस्पॉन्ड एग्जैक्टली टू द टाइप ऑफ क्राइम डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। If no law applies exactly to the point in question, then there is no offense. समझ आ गई कि अगर कोई आपने गलती की है पर उस पर लॉ नहीं बना हुआ आज तक, तो फिर वो क्राइम नहीं है। क्राइम में वही चीज़ें आती हैं जो हमारे पिनल कोड में, जो हमारे लॉ में, जो हमारे क्रिमिनल लॉ में आ गई। तो जो अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, ये फिडेल कास्ट्रो की डेफिनेशन है। होप्स हो कि आप जानते होंगे इनको। एडविन सदरलैंड ने भी डिफाइन किया है क्रिमिनल लॉ को। पहले हमने इनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी क्रिमिनोलॉजी की, और अब हम इनकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ की। ये कहते हैं कि अ बॉडी ऑफ रूल्स रिगार्डिंग ह्यूमन कंडक्ट which have been promulgated by political authority which apply uniformly to all the members of the classes to which the rules refer, which are enforced by punishment, administered by the state and enforced by the punishment through the process and procedure of court. तो बेसिकली ये है क्रिमिनल लॉ। क्या होता है क्रिमिनल लॉ? वो कहते हैं कि एक बॉडी ऑफ रूल्स जो किसके रिगार्ड करे, किसके अकॉर्डिंग हो, ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर हो, कि इंसान कैसे बिहेव करेंगे, और जिसको प्रोमलगेट किसने किया हो, जिसको बनाया किसने हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी ने। लेजिस्लेशन आपको पता है कौन करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। और जो अप्लाई करती हो यूनिफॉर्मली टू ऑल द मेंबर ऑफ क्लासेस, जो हमारा लॉ बनाती है हमारी नेशनल असेंबली सेनेट से जिस तरह भी पास होता है, वो हमारी पूरी कंट्री की हर क्लास पे, हर बंदे पे वो अप्लाई करता है। और इसी वजह से इसको जो इन्फोर्स किस तरह किया जाता है, पनिशमेंट के ज़रिए। पुलिस करती है, एजेंसीज करती हैं, एडमिनिस्टर करती है स्टेट, और इन्फोर्स किया जाता है बाय पनिशमेंट थ्रू द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, जिसे ट्रायल और कन्विक्शन कहते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करें तो इसमें पॉलिटिकल, स्पेसिफिक, यूनिफॉर्म और पीनल सैंक्शंस, जिसको पनिशमेंट कहते हैं, ये एलिमेंट्स हैं क्रिमिनल लॉ के। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रिमिनल लॉ की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से क्रिमिनल लॉ आया। तो बेसिकली अगर हम क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करें, तो अगर हम बिल्कुल पास्ट में, एंशिएंट टाइम्स में देखें, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिटन कोड ऑफ लॉ था वो था कोड ऑफ अर-नमू। इसके अलावा एक बहुत फेमस कोड था, द प्रोमिनेंट कोड ऑफ लॉ इज कॉल्ड द कोड ऑफ हम्मुराबी। ये बेबीलोनियन कोड था जो कि मेसोपोटामिया में था ये, और ये था 1754 BC में। इससे जो एक मॉडर्न हमारे पास लॉ आया वो था रोमन लॉ, जिसको स्टार्ट किया गया था विद द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स, और ये हमारे पास आया 449 BC में।
इसके अलावा एक फेमस कोड है हमारे पास, वो है कोड ऑफ मनुस्मृति, और ये 300 BC में हिंदुइज्म में हिंदू एक क्रिमिनल लॉ है। इसके बाद जो हमारा फेमस इस्लामिक लॉ है जिसको हम शरिया भी कहते हैं, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन द 6th century AD, स्टैंड एज अ नोटेबल क्रिमिनल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट इस्लाम का एक क्रिमिनल लॉ है जो हमें मिला। उसके अलावा जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास क्रिमिनल लॉ है वो है कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड, जो बेसिकली क्रिएट किया गया आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 AD, और ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ की बेस बना अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स हर जगह गए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनाइज किया था दुनिया को, तो उनका फिर लॉ है, इस वजह से वो मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनकी बेस बना। आपको ये तो पता ही है कि सब कॉन्टिनेंट को तो रूल किया है ब्रिटिशर्स ने बहुत देर तक, तो इसी वजह से हमारा जो आज भी हमारा जो पीनल कोड और जो हमारा प्रोसीजरल कोड है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश एलिमेंट्स हैं, और ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ को डिस्कस करें तो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिट्रीब्यूशन, डेटरेंस, इनकैपेसिटेशन, रिहैबिलिटेशन, रेस्टोरेशन। रेट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज, एंगर, हेट। ये बेसिकली रेट्रीब्यूशन का ये क्रिमिनल लॉ का ऐसे ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आप क्राइम जो क्रिमिनल है उसको ऐसी ही तकलीफ देते हैं जैसी कि उसने क्राइम कमिट किया तो लोगों को मिली। इससे क्या होता है कि हमें होता है कि हम उसको उसका रिवेंज दे दें, बदला दें। जो डेटरेंस है एक ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल लॉ का, मतलब ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या अटेन करना चाहता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव उसका हो गया रेट्रीब्यूशन, कि जिस बंदे ने जो गलती की है जो पनिशमेंट उसको वैसे ही मिले। डेटरेंस क्या है? डेटरेंस का मतलब होता है क्रिमिनल लॉ में कि आप किसी बंदे को डिस्करेज करें कि वो क्रिमिनल बिहेवियर ना करे, मतलब कि इस तरह की मुश्किल सज़ा रख दें कि एक बंदे ने क्राइम किया उसको ऐसी सज़ा मिल जाए कि 5, 7, 10 बंदों को वो के लिए वो डेटरेंस बन जाए, वो उस क्राइम को कमिट ही ना करें। जैसे कि आपने काफ़ी सुना होगा पॉलिटिशियंस को कहते हुए, या और भी आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा कि हाँ जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है वो हमने डेटरेंस के लिए रखा है, कि हमारा जो एनिमी है या इंडिया जो है वो डेटर करे हम पे किसी भी किस्म का न्यूक्लियर अटैक करने से या अटैक करने से इन जनरल। तो बेसिकली दिस इज डेटरेंस, कि आप किसी बंदे को रोक दो क्राइम कमिट करने से। इनकैपेसिटेशन, जैसे कि कैपेसिटी को ही ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो इनकैपेसिटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप क्रिमिनल्स को सोसाइटी से दूर कर दें ताकि लोग उनसे प्रोटेक्ट हों, उनके डेंजरस बिहेवियर से उनको सोसाइटी से निकाल दें। रिहैबिलिटेशन, इसका तो आपको पता ही होगा। इस अप्रोच में हम ट्राई करते हैं कि हम जो ऑफेंडर है उसको एक वैल्यूएबल मेंबर बनाएं सोसाइटी का, उसकी रिहैबिलिटेशन करें, आगे फ्यूचर में वो क्रिमिनल बिहेवियर से प्रिवेंट करने के लिए या वो रुक जाए खुद ही। रेस्टोरेशन का मतलब होता है रिस्टोर करना। इसका मतलब होता है द आइडिया इज टू रिपेयर एनी इंजरी इन्फ्लिक्टेड अपॉन द विक्टिम बाय द ऑफेंडर। Society wants to return the victim to his or her original position before the injury inflicted by the offender. तो बेसिकली जो रेस्टोरेशन है वो है विक्टिम से रिलेटेड, कि आप विक्टिम को रिस्टोर कर देंगे, विक्टिम के साथ जो भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करके किसी तरीके से उसको सोसाइटी में दोबारा फ्रेश माइंड के साथ आप इंस्टॉल करते हैं। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो हम इसके टाइप्स और सोर्सेज भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली 2 तरह के क्रिमिनल लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। अब सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ का क्या मतलब होता है कि ऐसा क्रिमिनल लॉ जो क्रिएट किया जाता है और जो डिफाइन करता है सोशली एक्सेप्टेबल कंडक्ट को। सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्राइम को डिफाइन करेंगे और क्या क्या पनिशमेंट होगी उस क्राइम की। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाकिस्तान का पीनल कोड PPC। इसी तरह प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करता है द प्रोसेसेस दैट अ केस विल गो थ्रू, एक्सप्लेन हाउ क्राइम इज डिटेक्टिव, रिपोर्टेड, इंटरव्यूड एंड इन्वेस्टिगेटेड। इसीलिए इसे प्रोसीजरल बोलते हैं, क्योंकि ये हमें पूरा प्रोसीजर बताता है कि कैसे क्राइम को डिटेक्ट करेंगे, कैसे क्राइम रिपोर्ट होगा, व्हाट इज FIR, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे आप जो आपके ऑफेंडर्स हैं या सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स हैं उनको आप कैसे इंटरव्यू करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसकी एक फेमस एग्जांपल है पाकिस्तान में CRPC, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड भी कहते हैं। और ये CRPC ऑफ 1898, यहाँ से आपको ब्रिटिश जो इसका एलिमेंट है वो भी नज़र आ जाएगा कि ये ब्रिटिशर्स ही लाए थे, क्योंकि ये 1898 का है, PPC भी 1860 का है, तो ये दोनों ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के जो सोर्सेज होते हैं वो 4 मेन सोर्सेज हैं, जिसमें कॉमन लॉ,
कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ का मतलब होता है कि ऐसा लॉ जो कोई जज बनाता है। कैसे? बेसिकली एक बॉडी होती है अनरिटन लॉज की बेस्ड ऑन लीगल प्रेसिडेंट्स इस्टेब्लिश्ड बाय द कोर्ट्स। आपको पता है कि इंग्लैंड में क्या है? कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन नहीं है। इंग्लैंड में जो पनिशमेंट्स होती हैं वो किसकी बेस पे होती हैं? प्रेसिडेंट्स की बेस पे होती हैं, लीगल प्रेसिडेंट्स की बेस पे। एक केस आया, उसमें जज ने जो फैसला दे दिया, ओके हो गया वो फैसला। अब वो फैसला क्या है? वो भी एक लॉ है। आगे जाके कभी और तरह का केस आता है, लेकिन उसमें वो फैसला प्रेसिडेंट के तौर पे काम आएगा। उस केस का भी वही फैसला होगा अगर वो उससे रिलेटेड होगा जो किसी जज ने पिछले किसी केस में दे दिया है। इसको कहते हैं लीगल प्रेसिडेंट्स, जो जजेस देते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा फैसला जो कोई जज देता है जो बाद में जाके एक मसला क्रिएट कर सकता है, उसको आपने देखा होगा कि तभी चैलेंज हो जाता है, उससे फॉरेन पॉलिटिकल क्योस पैदा हो जाती है, क्योंकि बाद में वो किसी ना किसी तरह से और लोगों को भी एक्सप्लॉइट करने में या मैनिपुलेट करने में भी यूज़ हो सकता है। इसीलिए जो लीगल प्रेसिडेंट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अमेरिका में, यूएस हिस्ट्री में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। जिनकी भी यूएस हिस्ट्री है या जिनकी भी पॉलिटिकल साइंस है वो इस चीज़ को जानते हैं कि व्हाट इज़ लीगल प्रेसिडेंट्स। पाक अफेयर्स में भी हम लीगल प्रेसिडेंट्स पे बहुत ज़्यादा केसेस पढ़ते हैं। और जैसे अभी हमने जब एक्टस रियाज और मेंस रिया डिस्कस किया तो उनमें भी हमने केसेस डिस्कस किए, आर वर्सेस शेरी फॉकनर, आर वर्सेस फॉकनर केस और आर वर्सेस वाइट। तो ये बेसिकली जो केसेस हैं ये क्या हैं? लीगल प्रेसिडेंट्स हैं। इसी तरह क्रिमिनल लॉ का एक सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको सबको पता है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सजा लिख दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिख दी गई हैं, अगर उनको वायलेट करेंगे तो उनकी सजा होगी। इसी तरह क्रिमिनल लॉ का एक फेमस सोर्स है स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स बेसिकली रिटन लॉ होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है। जैसे हम कहते हैं ना, बिल पास हो गया, रेप एक्ट पास हो गया। ऑर्डिनेंस जो होता है वो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, बाद में वो बिल बन गया, एक्ट बन गया। तो ये स्टैट्यूट्स होते हैं। जो मॉडर्न क्रिमिनल लॉज हैं उनमें स्टैट्यूटरी लॉज बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो हैं वो कॉमन लॉ से मूव करके लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस पे काम करती हैं। वो उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद कि लीगल प्रेसिडेंट्स को देखते हुए कॉमन लॉ की बेस पे क्रिमिनल लॉ चले, बल्कि वो चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी लॉ, लिखे हुए लॉ। कोई भी मसला है सोसाइटी में, रेप्स हो रहे हैं, चले आप एक रेप एक्ट, एक ऐसा रेप लॉ लेके आए, ऐसा बिल लेके आए, उसको पास करवाएं कि वो ही सजा बन जाए और फिर उसके हिसाब से सजा दी जाए ऐसे केसेस में, ताकि लोग क्या हों, डटर करें आगे से इस तरह के क्राइम्स करने से। इसी तरह क्रिमिनल लॉ का एक बहुत फेमस सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एजेंसी एक्शन कैन इंक्लूड रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन और द इन्फोर्समेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एजेंडा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाती हैं, वो भी एक फेमस सोर्स है क्रिमिनल लॉ का। तो इन सब चीज़ों से मिल के हमारा क्रिमिनल लॉ बनता है। और हमारे दो फेमस क्रिमिनल लॉ हमें पता है, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान पीनल कोड ऑफ 1860 एंड प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड ऑफ 1898। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ को, तो हम कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो डील्स करती है विद द रीजंस ऑफ क्राइम, और जो क्रिमिनल लॉ है वो डील करता है क्रिमिनल्स के साथ, कि क्रिमिनल्स की कैसे डेटरेंस हो, क्रिमिनल्स की कैसे रिहेबिलिटेशन हो, क्रिमिनल्स की कैसे इनकैपेसिटेशन हो, कैसे क्रिमिनल लॉ बनाया जाए, कैसे उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह हम कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो डील करती है विद क्रिमिनल टेंडेंसी, कि क्या एक क्रिमिनल की टेंडेंसी है टू कमिट क्राइम। क्रिमिनल लॉ डील करता है विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, कि कैसे कितने क्राइम्स हुए, कहाँ कहाँ हुए, कितने रेप्स हुए, कितनी जगह रॉबरी हुई, कितनी जगह स्नैचिंग हुई। इसी तरह जो क्रिमिनोलॉजी है वो डील करती है विद द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि क्राइम को कैसे रोका जाए। और क्रिमिनल लॉ डील करता है विद द पेनल्टीज टू रिड्यूस क्राइम, कि क्या क्या सजाएं दी जाएं, क्या पेनल्टीज डाली जाएं कि क्राइम खत्म हो जाए। क्रिमिनोलॉजी क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। क्रिमिनल लॉ एक फिजिकल फिनोमेना है। क्रिमिनोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन क्रिमिनल लॉज की फिजिकल फॉर्म में मौजूद है। क्रिमिनोलॉजी के जो कंसेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैं आर यूज्ड टू मेक क्रिमिनल लॉ मोर इफेक्टिव। तो क्रिमिनोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक अच्छा क्रिमिनल लॉ अपने
कंट्री में ला सकें जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ आवर लेक्चर 2 एंड्स। यही हमें FPSC ने टॉपिक्स दिए थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं अपने लेक्चर 2 में, और ये सेकंड आपका टॉपिक है आपकी FPSC के सिलेबस में। इसी में मैं आपको एक कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 फेमस लॉज आए हैं, जिनमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 का और एक हमारा एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस आया 2020 का। जो क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस है 2020 का, उसकी ये है कि उसमें कुछ उसने अमेंड किया है पाकिस्तान पिनल कोड को। उसमें उन्होंने जो डेफिनेशन है ऑफेंस ऑफ रेप की, उसको वाइडन किया है। मतलब जो डेफिनेशन थी रेप की हमारे पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के हमारे जो PPC है उसमें, उसको उन्होंने थोड़ा सा वाइडन किया उसका स्कोप। पहले हमें जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट है 2006 में आया था, उसमें भी एक दफ़ा हमने इसको अमेंड किया था सेक्शन 375 को, जो कि रेप को डिफाइन करता है। सेक्शन 375 ऑफ PPC रेप को डिफाइन करता है। हमने 2006 में एक अमेंडमेंट करके भी उसको थोड़ी इसकी डेफिनेशन चेंज की थी, और उसके अलावा हमने इसमें 376 ऐड किया है, जो कि है कि पनिशमेंट क्या हो, और उसको भी हमने PPC में इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो न्यू ऑर्डिनेंस आया है 2020 वाला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसमें बेसिकली जो स्कोप है वो सारा इसमें उन्होंने उसका वाइड कर दिया गया है। ये बेसिकली जो, और मैंने ये जो फैक्ट है ये मुझे जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन से मिला। आप लोग भी एक हैबिट बनाएं कि आप उनको पढ़ें, उसमें हर तरह के लेक्चर्स होते हैं। सर कामरान आदिल हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं क्रिमिनोलॉजी में, उनके आप जो आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़ें, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स में कोट करने के लिए यूज़ होंगे। इसी तरह जो हमारा एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 है, ये भी बेसिकली प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फॉर द एंटी रेप क्राइसिस सेल दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द PM एट एनी प्लेस, और इसको हेड करेंगे कमिश्नर और DC एट बोथ डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने पेपर में लिख के आएंगे तो इट विल bear you a fruit. So this is how our lecture 2 ends, and now in the next video we will discuss the lecture 3 of the section 1 of the syllabus discussed by the FPSC. So if you haven't subscribed our channel yet, then do subscribe our channel and also like this video, and if you have any queries you can mention it in the comment section. Happy reading. See you soon. Allah Hafiz.